नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का मेंस का एग्ज़ाम है वो काफ़ी पास में है। हार्डली 4-5 डेज आर रिमेनिंग। सो मैंने सोचा कि जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस यू मस्ट टेक केयर इन योर माइंड व्हेन यू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज। और ये डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इससे आपको पता चल जाए कि जो पेपर का लेआउट है या जो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है ना, जो लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं दैट्स फैमिलियर हैं उस चीज़ से कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है या कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस। बट जो लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो अपीयरिंग में हैं उनके लिए ये प्रिकॉशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत कुछ है, यू अंडरस्टैंड एंड यू रीड सो मेनी थिंग्स, बट व्हाट यू डू एट दैट पर्टिकुलर डे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसलिए मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको राइट डाउन करके रखा हुआ है। ओके, एंड मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है या इसका PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख भी सकते हो इसमें कि क्या क्या लिखा हुआ है। So first and very important thing is to understand the layout of the question paper. See, क्वेश्चन पेपर का लेआउट कैसा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है ये आपको पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने नंबर का है। ओके, क्योंकि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा सो आप जानते तो उसके बारे में बहुत सारा होगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आ रहा है विंध्यन सुपर ग्रुप के बारे में लिखिए, राइट डाउन अबाउट विंध्यन सुपर ग्रुप। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन में आ रहा है देन ऑब्वियसली इट विल बी अ 5 मार्क्स। सो आपको उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं तो वो आपको लिखना है। बट सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द यूनिट सेक्शन, so that will be a longer question, so you have to write down all the things. So as per the requirement of a particular question you must answer a particular question. Okay, so जो maximum we all are very familiar with that. और जो layout है उसमें 10 compulsory questions होंगे, 5 marks each, so 50 marks का ये पेपर होगा। then जो 5 units हैं, there are 5 units 30 marks each, जो कि 30 marks की है ना। so that will sum up to 150, so 50 into 150, so that will be 200 marks. okay, बट जो हाइड्रोजियोलॉजी का पेपर है उसमें आपको बहुत केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को मस्ट है पढ़ना, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि कंपलसरी क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे वो 10 के बजाय 8 से, ओके, तो 10 के बजाय 8 कंपलसरी होते हैं। एंड यूनिट सेक्शन जो कि फर्स्ट 3 पेपर्स में 5 यूनिट्स हैं तो वो वहाँ पे 4 यूनिट्स रह जाती हैं। ओके, सो इंस्ट्रक्शन को आप केयरफुली पढ़िए कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, क्योंकि कई बार ये होता है पर्टिकुलर इन हाइड्रोजियोलॉजी पेपर कि यूनिट्स जो है वो 4 ही आती हैं एंड कंपलसरी 10 के बजाय 8 पूछे जाते हैं। ओके, एंड 1-2 पेपर्स में मैंने ये भी देखा है कि वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि राइट डाउन द पर्टिकुलर आंसर इन नॉट मोर देन 5 सेंटेंसेज ईच। ओके, सो 5 सेंटेंसेस के अंदर ही आपको अपना आंसर देना है जो भी क्वेश्चन कंपलसरी सेक्शन में पूछा गया है ना। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से करिएगा, इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़िएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इंस्ट्रक्शंस क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हमने पेपर देख लिया, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। नहीं, उसमें इंस्ट्रक्शन अगर दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 5 सेंटेंसेज ईच, सो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ के तो बहुत सारा आए होंगे। सपोज करिए कि डार्सी लॉ क्वेश्चन में आ रहा है, डार्सी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो अगर आप ज़्यादा पढ़ के आए होंगे तो आप होल पूरा 1 पेज लिख दोगे उसके बारे में। ओके, बट आपसे रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आप पढ़ के जितना आए हो उसको कैसे आप ब्रीफ इन अ कंसाइज वे आप 5 सेंटेंसेस में कैसे उसको एलेबोरेट करोगे। ओके, सो रिक्वायरमेंट ये रहती है, जो एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए, उसकी इक्वेशन लिखिए, जो थ्योरी है उसकी 2-3 लाइन की वो लिखिए एंड दैट इज इट। ओके, और जो आप एप्लीकेशन अगर पूछा गया है तो 1-2 लाइन में एप्लीकेशन भी लिख दीजिए। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन। ओके,
अगर आप पूरा लिख के आओगे नो डाउट हो सकता है आपको नंबर मिल जाए, बट अगर आप पूरा 5 लाइन में कह रहा है, 5 सेंटेंसेज में कह रहा है, 5 सेंटेंसेज में, सो आप 5 सेंटेंसेज अगर लिखोगे तो दैट विल पुट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग जो है दैट इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट एंड दैट इज द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि जो यूनिट सेक्शन है, यूनिट्स में क्या होता है, जो पहला क्वेश्चन होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें 30 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, बट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो सपोज करिए जो 30 मार्क्स का पेपर है, जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, उसमें आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, बट सेकेंड क्वेश्चन में देयर इज लिटिल बिट डाउट इन योर माइंड। सो आप if you are attempting that one question of 15 marks, so obviously you cannot get more than 15 marks, and you will get somehow in approximation of 7 to 8 marks, 5 to 8 marks, depending upon your quality of your answer. But suppose in the second question that has 3 questions of 10 marks each, and if you are in condition to answer only 2 questions, that will cover 20 marks each. Okay, if you are good, if you are comfortable with that 30 15 marks question, then it's okay, you can attempt it. But if you have any doubt in your mind, go for that 10 marks question. Okay, that will give you an S. Okay, so that is the second thing. And third thing, that is think before writing. Okay, when you get the question paper, what you have to do, you have to just at a glance you have to see that what the whole question paper, that what are the questions being asked, and when you are seeing the question paper or reading the question paper, okay, at the same time you must frame your answers of particular questions. Okay, when you are reading the question paper, before answering the question paper, you must have a clear understanding that which question I have to attempt and what I have to write down in the answer of that particular question. Okay, क्योंकि आपके पास सोचने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। ओके, अगर आप पहले से फ्रेम नहीं करके रखे हुए हो, जब आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, आई थिंक यू विल गेट 10 और 5 मिनट्स, सो उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए एंड उन चीज़ों को आउटलाइन करके रखिए कि ये क्वेश्चन में मैं इस तरह से लिखूंगा। अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखने के टाइम पे सोचने बैठोगे तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। ओके, आप क्वेश्चन भी पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप करोगे तो अच्छा करोगे, नो डाउट, बट आप पूरे जो होल क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सो 3 आवर्स टाइम में यू हैव टू अटेम्प्ट 5 यूनिट्स प्लस 10 कंपल्सरी क्वेश्चंस. So that is the very important thing for you to think before answering a particular question. And one of the most important thing is answer writing. Answer writing is very important. That what you are writing, that should be legible, okay, that should be readable, and that should be clear. What I mean to say is that it should be clear. If your handwriting is good, okay, there is some people say if your handwriting is bad, it may or may not impact your answer, but if your handwriting is good, obviously you will get profit of that. You will get an edge over all other candidates. ओके, सो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, एंड आई डोंट थिंक कि आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो. अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो अच्छी होगी वो. ओके, आप 2-4 दिन के अंदर में अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो. दैट्स अ प्रूवन फैक्ट. सो अगर आप कोशिश करिए कि जितना आप लिख सकते हो उतना साफ लिखो. जो भी लिखिए आप क्लियर लिखिए और वो पढ़ा जा सके. दैट शुड बी लेजिबल एंड रीडेबल. ओके, प्लस मेथड आंसर राइटिंग का क्या होना चाहिए, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which put a very positive as well as negative impact on your particular answer as well as the evaluation. What should be the method of writing the question paper or particular answer? What I have preferred, I have taken this exam for 2 or 3 times, and 2 times I have cleared the written exam. So I used to write in bullets, write in point wise. Suppose 1 point, then second point, then third point. So that will
that will give you an idea that whatever you have written down in the answer of a particular question, that is very evident. One can understand, or the examiner can, when the examiner has to investigate or just to evaluate that particular answer, he or she will read one line or two lines, okay, and he will understand that you have written a good answer. But if you have written the particular answer in paragraphs, in paragraphs, then it will be very tough for one to identify that particular key points. In particular, each and every question there are some key points from which the answer can be evaluated. Okay, suppose that the question has been asked that write down about the metamorphic phases, or particular metamorphic phases, blue cyst phases. सपोज करिए कि blue cyst phases के बारे में you have to write down. So अगर आप blue cyst phases के जो मेन important minerals हैं, metamorphic minerals हैं, if you have not highlighted that particular minerals or not written down those particular minerals, so that is not good. ओके, सो आप उस चीज़ को इवेल्युएशन में मत काउंट करिए, क्योंकि वो इवेल्युएट नहीं होगा, क्योंकि जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपने नहीं लिखे हुए हैं, आपने कुछ और ही लिखा हुआ है. ओके, सो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके, सो इसीलिए आप पैराग्राफ में मत लिखिए, प्रेफर इन राइटिंग एज ए पॉइंट्स, बुलेट्स में लिखिए, तो उससे इवेल्युएशन में भी आसानी रहेगी. एंड आप अंडरलाइन भी कर सकते हो. सपोज करिए ब्लू सिस्ट फेसिस के मिनरल्स आप अंडरलाइन कर दो. अगर आपके पास कोई दूसरा पेन नहीं है या ब्लू एंड ब्लैक पेन ही जनरली यूज कर सकते हो, सो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए. ओके, अंडरलाइन करने से क्या होगा कि वो एग्जामिनर के नजर में आएगा कि ये इसने लिखा हुआ है प्लस अंडरलाइन किया है, सो वो पर्टिकुलर मिनरल को देख लेगा एंड योर होल क्वेश्चन दैट विल बी इवेल्युएटेड. ओके, सो हैंड राइटिंग प्लस मेथड ऑफ राइटिंग, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा. हैंड राइटिंग के मैंने पहले ही बताया, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो. ये आप जैसे आपकी हैंड राइटिंग चाइल्डहुड से जैसे बन जाती है वो वैसे ही रहती. बहुत कोशिश करने पे चेंज होती है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होती. ओके, सो आप जितना सही लिख पाओ, ठीक लिख पाओ, उतना करो. ओके, एंड अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द डायग्राम्स, टेबल्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा. सो आप जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, सो इंस्ट्रक्शंस में ये हमेशा लिखा रहता है कि ड्रॉ द डायग्राम्स, टेबल्स और ग्राफ्स वेयर एवर नेसेसरी. तो जहाँ पे नेसेसरी है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा. सपोज आप डार्सी लॉ लिख रहे हो, सो डार्सी लॉ के डिस्क्रिप्शन में आप अगर डायग्राम नहीं दे रहे हो, सो दैट इज इनकम्प्लीट आंसर. ओके, अगर आप मेटामॉर्फिक फेसिस का डायग्राम नहीं दे रहे हो और पूछा गया है क्वेश्चन मेटामॉर्फिक फेसिस, एंड इफ इट हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर, अगर आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मेटामॉर्फिक फेसिस विद सुटेबल डायग्राम्स, then obviously you cannot quit it. You cannot write a particular answer without diagrams. Okay, so diagrams speak more than your writing. What you write, that is okay, but diagrams speak more than. Okay, so diagrams आप जरूर ड्रॉ करिए. जहाँ पे टेबल्स ड्रॉ करनी है आप टेबल्स ड्रॉ करिए, ग्राफ ड्रॉ करनी है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप ग्राफ ड्रॉ करिए. ठीक है ना. जैसे टेबल्स आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर जब पढ़ोगे तो उसमें कई तरह के कीवर्ड्स दिए रहते हैं, लाइक इल्यूसिडेट द प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस, ओके, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज, ओके, टैबुलेट द लिथोस्टैटिग्राफिक, क्रोनोस्टैटिग्राफिक एंड फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ शिवालिक सुपरग्रुप. सपोज करिए यही क्वेश्चन आ गया, यू हैव टू टैबुलेट द लिथोस्टैटिग्राफिक, क्रोनोस्टैटिग्राफिक एंड एजेस फॉसिल्स ऑफ द फॉसिल एंड फूना ऑफ द शिवालिक सुपरग्रुप. सो अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है, देन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट इज कि आप टेबल ड्रॉ करिए. आप जब बुक्स में देखते होगे तो टेबल ड्रॉ करी होती है, जिसमें एक तरफ एज दी रहती है, पर्टिकुलर फॉर्मेशन दिया रहता है, उसके लिथोस्टैटिग्राफी दी रहती है, फॉसिल्स दिए रहते हैं, ओके, एज दी रहती है. सो उस टेबल को आपको ड्रॉ करना है. ओके, सो टैबुलेट करने का अगर क्वेश्चन आया है तो आप टेबल ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी इनफ. ओके, एंड टेबल ड्रॉ करोगे आप तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द टेबल एंड जो जो चीज़ें पूछी गई हैं, अगर क्रोनोस्टैटिग्राफी पूछी गई है तो आप उसको मेंशन करिए, लिथोलॉजी पूछी गई है तो लिथोलॉजी को मेंशन कर दीजिए, एज पूछी गई तो एज मेंशन कर दीजिए. फिर आपको पैराग्राफ्स या बुलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है,
क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग होता है, लेंथी क्वेश्चन पेपर होता है। अगर आप हर चीज़ को बुलेट्स या पैराग्राफ्स में लिखते चले जाओगे जहाँ पे नेसेसरी नहीं है, सो आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझको आता तो बहुत था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, इस वजह से मेरे क्वेश्चन पेपर 2-3 क्वेश्चन छूट गए। 2 क्वेश्चन का मतलब है 10 से 15 मार्क्स आप छोड़ के आगे, जानते हुए भी आप नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज कि आपने टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, फिर टाइम मैनेजमेंट के ही बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा पेपर कर लोगे अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है। आप पढ़ के क्या है वो, दैट इज अनदर थिंग, बट आप उन पर्टिकुलर 3 आवर टाइम में क्या कर रहे हो, दैट विल डिसाइड योर फेट वेदर यू विल गेट गुड मार्क्स और एवरेज मार्क्स। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 3 आवर्स का पेपर होता है। ओके, सो मैं जो करता था, मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई यूज्ड टू डू, 1 आवर फॉर कंपल्सरी में रखता था एंड 2 आवर्स टाइम फॉर द यूनिट सेक्शन। 1 आवर कंपल्सरी सेक्शन मीन्स जो फर्स्ट 3 पेपर्स होते हैं उसमें 10 कंपल्सरी होते हैं। तो 10 कंपल्सरी को अगर आप 5 मिनट्स भी दे रहे हो, एक कंपल्सरी को 5 मिनट्स दे रहे हो, सो दैट इज समिंग अप टू 50 मिनट्स। ओके, 50 मिनट्स का आप 55-60 मिनट्स, 1 घंटे मान लीजिए। बट अगर आपको 10 में से 8 ही आ रहे हैं, ओके, 7 या 8 कंपल्सरी, 9 कंपल्सरी आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो आपका टाइम बच गया। बट ये मत करिएगा कि आपको 8 कंपल्सरी आ रहे हैं तो आप 8 कंपल्सरी को ही लिखते चले जाइए। मतलब आप जो 2 कंपल्सरी नहीं आ रहे हैं उसका कोटा भी आप 8 कंपल्सरी से ही पूरा कर रहे हैं। नहीं, आप एक पेज, आपने अगर क्वेश्चन बुकलेट देखी हो, जो बुकलेट आपको मिलती है आंसर राइटिंग के लिए, उसमें स्पेस दिया रहता है। ओके, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको 1 पेज का स्पेस दिया रहेगा। तो 1 पेज में तो आपको लिखना है, बट ये मेंशन उसमें कहीं पे भी नहीं है कि पूरा पेज आपको भरना है। ओके, जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके बेसिस पे आप लिखिए। ठीक है ना, आपको पेज भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिएगा कि 10 कंपल्सरी थे, 8 कंपल्सरी ही आपको आ रहे थे तो आपने 8 कंपल्सरी 2 घंटे 1.5 घंटे में लिखे। ऐसा नहीं करना, फिर आपका क्वेश्चन पेपर छूटेगा। तो 10 कंपल्सरी अगर आप 5-5 मिनट भी लिखोगे तो भी आपका 50 मिनट्स हो रहा है। तो 50-60 मिनट, 1 आवर टाइम आप दे दीजिए कंपल्सरी सेक्शन को। बट जो 2 आवर टाइम यूनिट्स के लिए आपको देना है, तो उसमें ऐसा होता 5 यूनिट्स हैं। सो 5 यूनिट्स में अगर आप एक यूनिट को लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम देंगे, मैंने 24 मिनट्स का टाइम दिया है, सो दैट विल सम अप टू 120 मिनट्स। ओके, सो 120 मिनट्स में आपको 5 यूनिट्स करनी है। इसमें ये हो सकता है कि आप किसी यूनिट को 15 मिनट में कर लोगे, किसी यूनिट में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर कि पेपर कैसा आया है। अगर वो लेंथी क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो मैं होपफुल हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाओगे। ओके, क्योंकि ये बहुत अपने आप को भी खराब लगता है कि क्वेश्चन पेपर इस वजह से मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया या टाइम कम रह गया। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो छूट जाएं, दैट डजंट हर्ट्स यू, बट यू नो द पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप नहीं कर पाए, सो बहुत खलता है ना। और जो हमेशा आपको कोई भी आप एग्जाम देने जाओ वो तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहा भी जाता है कि जब एग्जाम हॉल में आप होते हो उन 3 घंटे में आपका जो माइंड चलता है, आप माइंड इतना शार्पली वर्क करता है, वो एग्जाम के पहले कभी करता ही नहीं है। ओके, बट फिर भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, एक्टिव आप रहिए। एक्टिव इन द सेंस मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप सपोज करिए आखिरी के आधे घंटे बचे हुए हैं, बट आपकी 2 या 3 यूनिट अभी रह गई करने को। अगर आपका मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ठीक है तो आप ऐसा, ये चांस आएगा नहीं। बट समहाउ अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आधे घंटे बचा हुआ है एंड आपकी 2 या 3 यूनिट्स रह गई हैं लिखने को, सो आप स्मार्ट आंसर करिए। स्मार्ट आंसर करने का मतलब है, मैं क्या करता था कि 2-3 आंसर, जैसे 2 क्वेश्चन छूट गए, 2 यूनिट पूरी छूट रही हैं, आधे घंटे का टाइम है, तो मैं दोनों यूनिट्स को साथ में लिखता था। जैसे एक पैराग्राफ मैंने उस यूनिट का लिखा, चौथी यूनिट का, दूसरा पैराग्राफ मैंने 4th यूनिट का, 5th यूनिट का लिखा।
तो उससे क्या होगा कि आपके दोनों क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे। सपोज करिए आप एक ही क्वेश्चन को फुल लेंथ लिख के आ रहे हो, सो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पेपर, वो जो क्वेश्चन होगा वो 30 मार्क्स का ही तो होगा, उससे ज़्यादा का तो हो नहीं जाएगा। बट अगर आप दोनों क्वेश्चन पेपर, दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, सो वो 60 मार्क्स का होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आधे आधे भी लिखे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। बट अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें एक ही क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, उससे ज़्यादा आप नहीं पा पाओगे, है ना। तो ये स्मार्ट आंसरिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत एक्टिव होना चाहिए। ओके, इन केस अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे हो, देन ये एक सिचुएशन आएगी, अदरवाइज ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। एंड नॉट बट लास्टली मैं ये कहूँगा कि आप कितना भी प्रिपेयर करके जाइए, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं आता होगा। 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि आपको फुल पेपर नहीं आता होगा। ओके, 10 कंपलसरी में से हो सकता है आपको 7 या 8 ही कंपलसरी, 9 कंपलसरी आ रहे हों। जो 5 यूनिट्स होती हैं उसमें भी यूनिट्स में ऐसा होगा कि सपोज करिए पहली यूनिट में आपने सेकेंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जिसमें 3 क्वेश्चन हैं, 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, तो सपोज करिए उसमें से आपको एक ही आ रहा है या 2 ही आ रहे हैं, है ना। सो आप जो भी चीज़ आपको आ रही है, टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो आप जो चीज़ नहीं आ रही है उसको छोड़ के बाकी चीज़ों पे थोड़ा लिखिए, अच्छे से लिखिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना, जरा सा भी डाउट है कि यार ये हो सकता है कि इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो आप लिख दीजिए उसको, ठीक है ना। गलत हुई हो जाएगा, मतलब कुछ भी न लिखने से तो अच्छा है आप थोड़ा लिख के आइए। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप उस क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता, बिल्कुल रेलेवेंट ना हो उस केस से, तो उसको मैं नहीं लिखना है ना, वो फिर निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ओके, क्योंकि आप क्या होगा ना कि आप काफ़ी, सपोज करिए आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही, जो आप जैसे क्वेश्चन बुकलेट शुरू हुई, पहले दूसरे क्वेश्चन में ही आपने ब्लफ किया हुआ है, सो वो इम्पैक्ट आपका लास्ट तक रहेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपने कितना भी आंसर अच्छा किया हो, बट चूंकि आपने पहले ही ब्लफ कर दिया है, सो वो एग्जामिनर के माइंड में पहले से ही वो निगेटिविटी आ जाती है कि इसने ब्लफ किया हुआ है शुरुआत में ही। अगर इसने स्टार्टिंग में ऐसा किया हुआ है तो आखिरी के क्वेश्चंस में क्या किया होगा। ओके, सो आप ब्लफ मत करिए। जो चीज़ आपको नहीं आती है, अगर आपको शुरुआत के 3-4-5 कंपल्सरी नहीं भी आते हैं इन केस, तो भी आप ब्लफ मत करिए। नहीं आता है तो आप स्ट्रेट वे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, है ना। गलत लिखने से अच्छा है कि आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिए, वो फिर आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगा, उसमें आपको मार्किंग नहीं होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड वो जो आपने क्वेश्चन अच्छे किए हैं लास्ट में उसको भी इम्पैक्ट करेगा। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि डिस्कस करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। ओके, जो मैं ऐसे करता था। ओके, सो आपका जो ओवरव्यू है, जो आपका क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस है, या जो आपका क्राइटेरिया है, दैट कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट, बट आई हैव डिस्कस्ड माई, ओके, व्हाट आई यूज्ड टू डू, दैट आई हैव डिस्कस्ड। ओके, थैंक यू।